ये लड़का एक प्रोफेशनल यिन यांग मास्टर है जो स्पेशली भूतों को पकड़ने का काम करता है। जब भी उसे कोई सेक्सी फीमेल घोस्ट पसंद आ जाती है तो पहले वो उस घोस्ट के पूरे बॉडी पर इसेंशियल ऑयल मसाज करता है, फिर उसे घर ले जाकर आराम से पूछताछ करता है। इसी बीच मैं एक पपेट यानी कठपुतली की यिन एनर्जी को पागलपन की हद तक एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन अचानक पपेट ने फोर्सफुली कनेक्शन तोड़ दिया और अपने दांत दिखाकर मुझ पर अटैक कर दिया। मैंने तुरंत साइड में डॉज किया। अब तक थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा था, इसलिए मुझे एब्जॉर्प्शन डिस्टेंस कम करनी पड़ी। जीरो डिस्टेंस पर एब्जॉर्ब करना सच में अलग ही लेवल का होता है। पपेट जैसे ही मेरे जैसे एक्सपीरियंस्ड बंदे के कांटेक्ट में आया, वो ऑलमोस्ट इमोशनल हो गया। जब मैंने उसके अंदर से उसकी कोर आई खींच ली, पपेट की आंखें पलट गई। कोर के बिना वो बिल्कुल बेकार हो चुका था। मैंने अपनी पीचवुड स्वॉर्ड फेंकी और एक जोरदार ब्लास्ट के साथ पूरा पपेट फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो गया। पर जैसे ही हम जमीन पर उतरे, ग्राउंड में पर्पल कलर्ड क्रैक्स आ गए और नीचे एक बड़ा होल खुल गया जो हमें निगल गया। जब हमें होश आया तो पता चला हम वापस आ चुके हैं। उन्हें नहीं पता था कि उनके ऊपर एक टाओइस्ट बैठा हुआ है। मैं जैसे ही लिविंग गोस्ट के अर्न को उठाकर ले जाने वाला था, अचानक सामने एक आदमी आया और एक ही पॉल स्ट्राइक से मुझे डजन्स ऑफ मीटर्स दूर उड़ा दिया। वो निकला टियानशा कल्ट का लीडर गूलोंग। मुश्किल से खड़ा होते हुए मैंने गाली दी, तू बुढ़ा कमीना, स्नीक अटैक करता है। साथ वाला यंग टाओइस्ट भी पहचान गया और गुस्से में बोल पड़ा, तू वही हरामी है, जल्दी से लिविंग गोस्ट वापस कर। गालियां सुनते ही गूलोंग का दिमाग घूम गया। वो उसे सिखाने आया कि बिना रिपीट किए गाली कैसे देते हैं। यंग टाओइस्ट ने जल्दी से अपना कैप्टिव छोड़ दिया जो एक ब्लड मिस्ट में बदल गया, लेकिन गूलोंग ने एक ही पाम से उसे उड़ा दिया और टाओइस्ट का दबा पकड़ लिया। जैसे ही वो उसे मारने वाला था, मैं अचानक सामने टेलीपोर्ट हुआ और गूलोंग की कलाई पकड़ ली। दर्द से वो गधा जैसे चिल्लाया और पीछे हट गया। ये बंदा कब आ गया? मुझे रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिला। मैंने अपनी पीचवुड स्वॉर्ड निकाली और चिल्लाया, बुढ़े मुझे इग्नोर करेगा? पर गूलोंग पहले ही पावर चार्ज कर चुका था। उसने हाथ जोड़कर सील्स बनाई और एक एनर्जी बॉल बनाकर सीधा की ब्लास्ट छोड़ दिया। ब्लास्ट इतना स्ट्रांग था कि मुझे अपना वेपन यूज करके ब्लॉक करना पड़ा, पर मैंने उसकी पावर को अंडर एस्टिमेट कर दिया। वेपन टूट गया और अगले ही पल ब्लास्ट ने मुझे पूरी तरह निगल लिया। गूलोंग हंस के बोला, बेवकूफ, अब हीरो नहीं बन रहा। मैं खून उगलते हुए जमीन पर गिर गया, आंखें सफेद हो गई। यंग टाओइस्ट ने पल्स चेक की, पर मैं सांस नहीं ले रहा था। गूलोंग को मेरी बॉडी कुछ अजीब लगी और वो मुझे ले जाकर रिफाइन करना चाहता था। यंग टाओइस्ट ने फाइट करने की कोशिश की, पर पावर गैप बहुत ज्यादा था। दोनों को इजीली गिरा दिया गया। गूलोंग ने अपना स्कल फर्नेस बुलाया और मुझे एक पावरफुल वज्र पपेट में बदलने की तैयारी की। वो जोर जोर से हंस रहा था। साइड में टाओइस्ट रो रहा था, भाई मेरी वजह से सब हो गया। तभी फर्नेस जोर जोर से हिलने लगा। बूम! फर्नेस ब्लास्ट हो गया और 4 टुकड़ों में टूट गया। अंदर से मेरी ईविल आवाज आई। ब्लैक ऑरा में लिपटा हुआ मैं बाहर निकला। दोनों शॉक में थे। मेरी आंखें लाल थीं। मैं स्वॉर्ड लेके सीधा गूलोंग पर टूट पड़ा। इतना एक्सपीरियंस्ड होने के बाद भी गूलोंग घबरा गया, पर किसी तरह बच गया। तब ब्लैक ऑरा ने मल्टीपल क्लोन्स बना लिए जो गूलोंग को घेर चुके थे। एक ही पल में सबने मिलकर अटैक किया। गूलोंग को इतनी बार स्टैब किया गया कि वो सेब जैसा छेद हो गया। मरते वक्त उसे समझ आ गया, ये ऑरा ये तो डेमोनिक डाओइस्ट की होती है, इसलिए इसे रिफाइन नहीं कर पाया। ये बंदा डेमोनिक कॉन्स्टिट्यूशन का है। सक्सेसफुली प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद मैं भी जमीन पर बेहोश हो गया। जब मैं दोबारा होश में आया, देखा कि छोटा ताओइस्ट मुझे अपनी पीठ पर लेके कहीं जा रहा है। मैं उससे देख रहा था कि वो कितनी मेहनत से पसीने में भीगा हुआ है और पूछा कि वो मुझे कहाँ ले जा रहा है। छोटा ताओइस्ट इस अचानक आवाज से डर गया। मुझे बिल्कुल ठीक देखकर बोला कि उसे लगा मैं नहीं बचूंगा, इसीलिए वो मुझे अपने ताओइस्ट टेम्पल में ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहा था। सब समझने के बाद अचानक एक लाउड वॉइस ने मुझे रोका। बाइशवांग, मास्टर ने मुझे कहा है तुम्हें उनसे मिलाने के लिए। एक पिंक ड्रेस पहने हुई छोटी लड़की सामने दिख रही थी। छोटा ताओइस्ट ये सुनकर शॉक्ड हो गया। छोटी जूनियर सिस्टर, तुम मेरे बड़े भाई को कैसे जानती हो? पर छोटी जूनियर सिस्टर ने उसे इग्नोर किया और बोली, मेरे मास्टर तुम्हारे फादर बाई अंकल को जानते हैं। मैं इंस्टेंटली समझ गया कि यह मैटर सिंपल नहीं है। मैंने कुछ कहने से पहले ही छोटी जूनियर सिस्टर जल्दी से अंदर चली गई। ट्रूथ जानने के लिए मुझे भी मजबूरन फॉलो करना पड़ा। हम एक बड़े गेट के एंट्रेंस पर पहुंचे। छोटी जूनियर सिस्टर ने इंडिकेट किया कि मैं अकेला अंदर जाऊं। तब रूम के अंदर एक सेक्सी लेडी मुझे घूर रही थी, पर जैसे ही मैं अंदर गया, दरवाजा बैंग से बंद हो गया। कहीं से एक एनर्जी आ गई जो मुझे कंट्रोल कर रही थी। मैं कंफ्यूज था कि क्या हो रहा है। तब 3 लेडीज दिखीं। बाईगेगे, मास्टर बिजी है, उन्होंने हमें तुम्हारे साथ रहने को कहा है। 2 लेडीज ने मुझे आगे और पीछे से पकड़ लिया। मैं सोच रहा था ये क्या सिचुएशन है, बिल्कुल जैसे लास्ट टाइम अंडरवर्ल्ड में हुआ था।
तब लेडी नीचे झुकी मेरे कपड़े उतारने के लिए। मैंने अपनी लाइफ के कंट्रोल को पकड़ लिया और डिसाइड किया कि कंट्रोल करना है। अचानक लेडीज के सामने एक गोल्डन लाइट दिखी। इंस्टेंटली वो ब्राइट हो गई और पूरा रूम रोशनी से भर गया। लेडीज को आंखें नहीं खोल पा रही थी। जब मैंने स्लोली आंखें खोली, एक पेयर ऑफ सेक्सी आईज सामने देखी। अच्छा है, मैंने नहीं सोचा था तुम अभी तक वर्जिन हो। तुम्हारा विल पावर तुम्हारे फादर से बेहतर है। तुम अब तक अपनी प्योरिटी मेंटेन कर पाए। मैंने पूछा वो कौन है। लेडी ने बताया कि उसने जस्ट फॉर्मेशन टेक्निक से मेरा ट्रू हार्ट टेस्ट किया। वो TNE सेक्ट की लीडर गोक CNC है और मेरे फादर की चाइल्डहुड फ्रेंड है। पता नहीं क्यों CNC मेरे लाइफ सोर्स को देखना चाहती थी विद ईगर आइज। मैंने जल्दी से अपना लाइफ सोर्स ढक लिया। एक्चुअली वो क्यूरियस थी कि ये कितना लंबा है। ये ऑपरेशन ने मेरा जॉ ड्रॉप कर दिया। CNC ने बताया अगर तुम्हारे फादर डीमन टाविस्ट नहीं बनते और डिमोनिक एनर्जी से ट्रबल्ड नहीं होते तो शायद हम दूसरे तरीके से मिलते। पर उसकी नेक्स्ट हरकत ने मुझे टोटली शॉक्ड कर दिया। उसने मुझे हक किया और मैटरनल अफेक्शन दिखाते हुए पूछा मेरी इंजरीज के बारे में और मेरे फादर कैसे मरे। मैं स्ट्रगल कर रहा था छूटने के लिए और बताया कि मैं और फादर दोनों डिमोनिक एनर्जी के बैकलैश से मरेंगे। ये सुनकर CNC खुश हुई क्योंकि उसे पता है कैसे मेरे अंदर की डिमोनिक एनर्जी को सप्रेस करना है। उसने बताया अंडरवर्ल्ड में एक सीक्रेट रेल्म है जहां की चीज डिमोनिक एनर्जी को सप्रेस कर सकती है, पर ऑर्डिनरी लोग उसे यूज नहीं कर सकते। सिर्फ अंडरवर्ल्ड की हेल्प से ही पॉसिबल है। जब CNC सोच रही थी क्या करे, मैंने फोन निकाला और जोंगकोई सर को बुलाया। ये फोन कॉल ने CNC को टोटली स्टन कर दिया। फोन रखते ही CNC के अराउंड व्हाइट स्मोक अपीयर हुई और स्मोक से जोंगकोई सर मटेरियलाइज हुए, जो CNC डर गई। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए अपना इंटेंशन बताया। CNC ने बताया कि ये सिल्वर टाइगर कॉन्टिनेंट के लॉन्ग हाई माउंटेन्स में त्यानजुए सीक्रेट रेल्म है। जोंगकोई थोड़ा हेजिटेंट हुए क्योंकि त्यानजुए सीक्रेट रेल्म एक एंशिएंट बैटलफील्ड है जहां काउंटलेस लोनली सोल्स और घोस्ट्स हैं। अगर रैशली ओपन किया तो काफी रिस्की है। उन्होंने अग्री किया सिर्फ 12 आवर्स के लिए खोलने पर और इंश्योर किया कि मुझे सनराइज से पहले बाहर आना होगा, वरना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। क्योंकि वहां के घोस्ट्स सनलाइट से डरते हैं, इसलिए उन्हें एस्केप होने से रोक सकते हैं। मुझे और जोंगकोई सर को इतना फ्रेंडली देखकर CNC शॉक्ड थी कि मैं जोंगकोई सर को इतने अच्छे से कैसे जानता हूं। जब जोंगकोई को पता चलता है कि हमें एक सीक्रेट रेल्म में जाना है तो वो हाथ हिलाता है और एक पेंटिंग निकालता है जिसमें हेवनली ड्यूक सीक्रेट रेल्म बंद होता है और सीधा हमें वहां ले जाता है। वहां पहुंचकर हम इधर उधर देखते हैं लेकिन कुछ भी नजर नहीं आता। तब जोंगकोई एक चाबी निकालता है। जैसे ही चाबी लगती है, सबके सामने एक बहुत ही भव्य दरवाजा अपीयर हो जाता है। जोंगकोई से वादा करके कि हम सुबह होने से पहले वापस आ जाएंगे, हम दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं कि आगे टूटे फूटे हथियार पड़े हुए हैं। जैसे ही हम जमीन पर कदम रखते हैं, अचानक जमीन के नीचे से एक खंजर निकलकर मेरी टांग पकड़ लेता है और तुरंत ही एक ईगल सोल्जर जमीन से बाहर आ जाता है। बहुत टाइम बाद इतनी ताजी यांग एनर्जी मिली है, मुझे एक सांस लेने दो। ईगल सोल्जर की अचानक एंट्री से मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ। अगली ही सेकंड एक एरो की रोशनी उस ईगल सोल्जर को तोड़ देती है। ये श्यांसी का अटैक होता है। वो मुझे वार्न करती है कि इस जगह ईगल सोल्जर्स बहुत ज्यादा हैं, संभल के रहना पड़ेगा। उसके बोलते ही चारों तरफ से ढेर सारे ईगल सोल्जर जमीन से निकलकर हमें घेर लेते हैं, पर श्यांसी पहले से ही प्लान बना चुकी होती है। वो साइड से अटैक करते हुए ईगल सोल्जर को रोककर उसका सर जमीन पर दबा देती है और उसके शरीर से टेंडन सोल खींच लेती है। वो बताती है कि इन टेंडन सोल्स को खाने से हमारी बॉडी की यांग एनर्जी टेम्परेरीली सप्रेस हो जाती है। उसकी बात सुनते ही मैं सीधा एक ईगल सोल्जर पर झपटता हूँ, एक हाथ से उसका सर पकड़ता हूँ और जबरदस्ती टेंडन सोल निकालकर मुंह में डाल लेता हूँ। उस पल ईगल सोल्जर बिल्कुल स्टन रह जाता है और मुझे लगता है जैसे मेरी यांग एनर्जी अचानक गायब हो गई हो। उसके बाद हम और गहरा अंदर जाकर हवानहून ग्रास ढूंढने लगते हैं। इसी वक्त यामा सिटी के गेट पर कई घोस्ट्स डिसिप्लिन के साथ लाइन में लगकर शहर के अंदर जा रहे होते हैं और हम सिटी वॉल के पास छुपकर देख रहे होते हैं। तब एक ईगल सोल्जर हमें देख लेता है और पूछता है, यहाँ क्या कर रहे हो? अगर यामा सिटी नहीं जाना तो तुरंत निकल जाओ। मैं हैरान होकर पूछ लेता हूँ, यामा सिटी? बस यहीं हम एक्सपोज हो जाते हैं क्योंकि ये सीक्रेट रेल्म हजारों सालों से बंद था और यहाँ नए वाइल्ड घोस्ट्स का होना इम्पॉसिबल था। अपना कवर ब्लो होते देख हम बिना सोचे समझे उस ईगल सोल्जर पर अटैक कर देते हैं और उसे एक कोने में ले जाकर मारते पीटते हैं। उससे पूछते हैं कि हवानहून ग्रास कहाँ मिलती है, लेकिन वो बिल्कुल क्लूलेस होता है।
जब शांसी उसे और पीटने वाली होती है तो वो बताता है कि शायद यमा टावर के अंदर कोई रेयर चीज मिल सकती है। यमा टावर के 18 फ्लोर्स होते हैं और हर फ्लोर पर अलग अलग ट्रेजर्स होते हैं। ईगल सोल्जर के साथ हम उस ऊंची आसमान को छूती यमा टावर के पास पहुंचते हैं। जैसे ही मैं अंदर जाने लगता हूं, शांसी चिल्लाकर बोलती है, रुको। पर तब तक देर हो चुकी होती है। एक बहुत बड़ा घोस्ट हाथ में चॉपर लिए हमारा रास्ता रोक लेता है। जिसके पास टोकन नहीं और जो बिना परमिशन यमा टावर में घुसा, उसकी मौत पक्की। मैं ऑकवर्डली बोलता हूं कि मेरा टोकन भूल गया हूं, अभी ले आता हूं। शांसी समझ जाती है कि टोकन जरूरी है और अपनी तलवार ईगल सोल्जर की गर्दन के और करीब कर देती है। डर के मारे वो बोलता है कि टोकन प्रिंसेस जैंग के पास भी होता है। प्रिंसेस जैंग 18th फ्लोर के यमा लॉर्ड की अपनी बेटी होती है। ये सुनकर मेरा दिमाग घूम जाता है, पर मजबूरी में हम चुपके से प्रिंसेस के रेजिडेंस तक पहुंचते हैं। अंदर से आवाज आ रही होती है, प्रिंसेस गहरी नींद में है। मैं सीधा खिड़की से कूद जाता हूं, लेकिन जमीन पर उतरते ही किसी चीज पर पैर पड़ जाता है। बैलेंस बिगड़ जाता है और मैं सीधा सोने वाली प्रिंसेस पर गिरने ही वाला होता हूं। लकीली मैं टाइम पर अपने हाथ से खुद को संभाल लेता हूं। फिर इधर उधर देखने लगता हूं कि टोकन कहां हो सकता है। तब पता चलता है कि टोकन तो प्रिंसेस के नीचे ही है। जैसे ही मैं टोकन लेने के लिए हाथ बढ़ाता हूं, मेरी राइट हैंड को कोई चीज काट लेती है। दर्द से मेरी आंखें बाहर आने वाली होती हैं। प्रिंसेस नींद से उठ जाती है। रूम में घुसपैठियां देखकर तुरंत पास पड़ी अपनी बड़ी तलवार उठा लेती है और अटैक कर देती है। मुझे समझ आ जाता है कि बातों से काम नहीं बनेगा। मैं अटैक्स डॉज करता हूं, जंप करके अपनी बॉडी के मूवमेंट से प्रिंसेस को गिरा देता हूं, उसे दोनों हाथों से लॉक कर लेता हूं और अपनी 32 सेंटीमीटर की क्योन जॉन पिलर से उसे रोक लेता हूं।